कल मैं द केरला स्टोरी देखने सिनेमा हॉल गया। बहुत सालों बाद गया और अपने ऑफिस के यंगर जो एसोसिएट्स हैं उनको लेके गया। इसके पीछे एक रीजन था। रीजन ये है इस मूवी को देखने के पीछे कि जब कोई अच्छा काम हो रहा है, जब कोई ऐसी स्टोरी आ रही है जो बहुत मुश्किलों के बाद दिखाई जा रही है, जिसको रोकने के लिए बहुत प्रयास किए गए, तो हमें उसको प्रैक्टिकली सपोर्ट करना चाहिए। प्रैक्टिकल सपोर्ट से मतलब पैसे खर्च के उस मूवी को हिट करना चाहिए, ताकि जिन लोगों ने मेहनत करी और जो लोग ऐसी और मूवीज बनाने चाहते हैं उनको पता हो कि इसकी कमर्शियल वायबिलिटी है। एंड में बातें अपनी जगह, वर्ल्ड रिवॉल्व करता है कॉमर्स से। हमें नहीं पता जो मूवीज बना रहे हैं उनकी क्या विचारधारा है, कोई भी ऐसी मूवी बना रहा हो, पर अगर वो काम ठीक कर रहे हैं तो पर्पस सर्व होता है। कम्युनिज्म में एक डॉक्ट्रिन है यूजफुल इडियट्स की, जहां पे कुछ भी कारण हो, अगर वो आपका काम कर रहे हैं तो उस काम में सपोर्ट करो, आपका काम नहीं कर रहे तो आप सपोर्ट मत करो। तो ये एक बड़ी बात है जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए। मैं देखने तो गया मूवी और सोचा कि उसका रिव्यू करूंगा, आपको बताऊंगा, पर साथ ही साथ मैंने एक और चीज देखी। ध्रुव राठी ट्विटर पे पूरा एक इकोसिस्टम उसकी वीडियो को प्रमोट कर रहा है। वही सारे नाम है 10-15 जो सारे बढ़ बढ़ के तारीफ कर रहे हैं उस वीडियो की। मैं फिर YouTube पे गया, YouTube पे देखा तो 70-75 लाख उस वीडियो के व्यूज हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अटेम्प्ट किया गया है केरला स्टोरी को एक तरह से एक्सपोज करने का, कि उसमें कुछ तथ्य नहीं है, प्रोपागेंडा है, सच नहीं है। अब उस वीडियो पे मैं कुछ बातें करूंगा और मूवी का रिव्यू दोनों एक साथ जोड़ के आपके सामने कर देता हूं। पहले तो एक बात समझिए, ये जो हो रहा है केरला स्टोरी पे, ये थर्ड स्टेज है। पहला स्टेज क्या था? मूवी को बैन करो। पूरा इकोसिस्टम लग गया था। 2 या 3 बारी सुप्रीम कोर्ट गया था, मद्रास हाई कोर्ट गया था, केरला हाई कोर्ट गया था, हर जगह से रिजेक्शन मिला। केरला हाई कोर्ट तो मैं ऑलमोस्ट कहूंगा जेंटल वे में फटकार मिली, क्योंकि कोर्ट ने कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस दी फ्री स्पीच को लेके जो सुनहरे अक्षरों में लिखी जानी चाहिए, और वो अटेम्प्ट फेल हो गया। तो फिर सेकेंड अटेम्प्ट हुआ। कुछ नेताओं ने जान से मारने की धमकी दी। इसको मैं नुपुर शर्मा स्ट्रैटेजी बोलता हूं, जहां पे इतना भय क्रिएट कर दो कि जो बना रहा है वो बना ना पाए, जो शेयर कर रहा है वीडियो वो शेयर ना कर पाए, और अगला कोई ऐसी मूवी बना ना पाए। वो भी फ्लॉप हो गई। कश्मीर फाइल्स भी आई थी और केरला स्टोरी भी आई, और भी जो लोग ऐसी स्टोरीज बनाना चाहते हैं आएंगे, ये मुझे यकीन है, क्योंकि ये कमर्शियल हिट्स हो रही हैं। कुछ लोग दिल से बनाएंगे, कुछ लोग कॉमर्स के लिए बनाएंगे। बी दैट एज इट मे बी, सच और एक पहलू आपके सामने आएगा। तो ये 2 स्ट्रैटेजियां तो फेल हो गई। अब आ गई तीसरी स्ट्रैटेजी कि डिस्क्रेडिट करो मूवी को, कि मूवी जो कर रहा है वो इतना अजीब है, इतना एक्सेप्शनल है, सिनेमा में ऐसा कभी होता ही नहीं, और ये कंप्लीटली काल्पनिक है या एग्जैजरेटेड है। उसमें एक ध्रुव राठी का वीडियो मैं प्रमुख मान लेता हूं, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम उसको प्रमोट कर रहा है, तो उस पर जरा बात कर लेते हैं। मैं ध्रुव राठी पे बात नहीं करूंगा, पर मैं उस पे नहीं जाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं स्ट्रेट डायरेक्ट टू द पॉइंट केरला स्टोरी पे फोकस करूंगा। बट इतना आपको पता होना चाहिए वो किस विचारधारा से आते हैं, इससे ज्यादा उसको एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं इस वीडियो को लेके। उनका एक की पॉइंट है, वो की पॉइंट है कि 32,000 जो एक वीडियो में, मूवी में एक प्रोमो में आया था, 32,000 महिलाएं यहां पे दफन है। आइसिस के जो कंट्रोल टेरिटरी है वहां पे 32,000 महिलाएं हैं, और वो पूरी वीडियो इसमें करने में लगते हैं कि ये सच्चाई से बहुत दूर है, सच्चाई है ही नहीं, और ये कहते हैं हिटलर की टेक्निक है। हिटलर की वो 3 टेक्निक्स बताते हैं जो बहुत फेमस है, सबने पढ़ी हुई है। पहला, बिग लाई, बड़ा सा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों की कल्पना से बाहर हो कि कोई इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। दूसरा, उसको बार बार रिपीट करो। तीसरा, उसमें हाफ ट्रुथ, कुछ सच डाल दो। तो ऐसा मिश्रण बन जाएगा बड़े झूठ का, रेपिटेशन का और हाफ ट्रुथ का, कि जनता इसको मान जाएगी। इस पे वो काफी समय करते हैं। हिटलर की डॉक्ट्रिन है। पहले मैं अब आपको एक बात बताता हूं, हिटलर की डॉक्ट्रिन, ये शब्द बहुत ऑफन यूज होता है और यूजुअली एक इकोसिस्टम ही करता है ग्लोबली। क्यों? क्योंकि हिटलर इस सदी का एक महादानव था।
एक राक्षस था। तो उसके साथ अगर आप कोई बात जोड़ दो, अगर आप चिपका दो कि जो कोई व्यक्ति कह रहा है वो हिटलर के साथ जोड़ दो, तो पूरी बात ही उसकी खारिज जाती है। इसको कहते हैं मैसेंजर को शूट करना, क्योंकि आप मैसेज पे बात नहीं करना चाहते, आप बार बार हिटलर की एनालॉजी देते हैं। मैं इस वीडियो पे ध्रुव राठी की 10 पिछली वीडियोस का पास्ट नहीं दिखा रहा हूं, मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूं। पर ये एक स्ट्रेटेजी होती है डिस्क्रेडिट करने की, कि आदमी को ही इतना डिस्क्रेडिट कर दो कि उसकी बात ही ना रहे। और हिटलर से अगर आप किसी को जोड़ देंगे तो उसकी बात कौन सुनेगा। पर यह स्ट्रैटेजी अब जनता समझती है, जनता मेरिट में जाती है। पर मैं दूसरी पे आता हूं, बिग लाई। बिग लाई क्या है? भारत की कॉन्टेक्स्ट में बात करें, बिग लाई क्या है? भारत के कॉन्टेक्स्ट में बिग लाई का एक पहलू था कश्मीर में हिंदुओं का, सिखों का जेनोसाइड, जिसको कितनी सक्सेसफुली कवर किया गया, जिसको पूरी मीडिया से ब्लैकआउट कर दिया, जिसको अनफॉर्चुनेट बात है कोर्ट्स में भी राहत नहीं मिली, जो पूरा री इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था सही तरीके से, बहुत पुराना है बोल के डिसमिस कर दिया गया। बिग लाई वो था जहां पे सदियों तक इस जेनोसाइड को छुपाया गया, फिर रिपीट किया गया कि वहां पे कुछ हुआ ही नहीं है, वहां पे तो कश्मीरियत है, जहां पे सारे बहुत पीस से रहते हैं, जहां पे सारे बहुत पीसफुली रहते हैं, जहां पे कोई इसके अंदर धार्मिक एंगल नहीं है, जहां पे कोई इसके अंदर नफरत का एंगल नहीं है, जहां पे इसके अंदर कोई ये एंगल नहीं है कि हम कश्मीरी हिंदूज को यहां रहने नहीं देंगे, रन कन्वर्ट और डाई वाले कोई नारे नहीं लगे हैं। ये वहां पे दिखाया जा रहा था एक इकोसिस्टम में। कितना बड़ा लाई था, टूटा टूटा, बैकग्राउंड में चलता था, पर अब एक बड़ी मूवी ने आके इस पे फोकस किया और वो टूटा। बिग लाई वो था। फिर उस लाई की रेपिटेशन क्या थी? रेपिटेशन ये थी कि पूरा एक इकोसिस्टम बन गया था इस लाई के आसपास। आप अगर बोलें कि कश्मीर में कुछ हुआ था तो आपको या डिस्क्रेडिट कर दिया जाएगा या आपको अटैक कर दिया जाएगा। और जो वहां के टेररिस्ट थे, जो ओपनली कहते थे आर्म्ड फोर्सेस को मारा है, उनको मॉडर्न डे गांधी विद अ गन, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मीटिंग, सब कुछ करवाया जा रहा था। और तीसरा हाफ ट्रुथ, वहां पे क्या हाफ ट्रुथ चली थी? कुछ जर्नलिस्ट्स ऑन रिकॉर्ड हैं बोलने के लिए कि कश्मीरी हिंदूज बहुत प्रॉस्परस थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत सक्सेसफुल थे। तो वहां पे लोगों में एक रोष था, सक्सेसफुल होने का रोष। ये तो हिटलर वाली स्ट्रैटेजी थी, जहां पे जस्टिफाई करते थे कुछ लोग कि जूस बहुत सक्सेसफुल है, उनका कंट्रोल है, मोनोपोली है ट्रेड के ऊपर। तो हिटलर वाली स्ट्रैटेजी इकोसिस्टम की थी या इस मूवी की थी? रुकिए, अब इसके आगे जो 32,000 का आंकड़ा है उसकी भी बात करें। पहली बात, आपने एक सुना हुआ है वर्ड क्रिएटिव फ्रीडम, कि कहां पे क्रिएटिव लाइसेंसेस के क्या मीनिंग होते हैं। क्रिएटिव लाइसेंस का मीनिंग होता है कि एक ब्रॉड स्टोरी होती है और उसको थोड़ा आप बिकॉज सिनेमा में रिलीज कर रहे हैं, थोड़ा लोग आ रहे हैं, तो उसमें ह्यूमन इंटरेस्ट एलिमेंट्स डाले जाते हैं, उसमें पर्सनल लाइफ एलिमेंट्स डाले जाते हैं, ताकि जो लोग देख रहे हैं वो एक यूट्यूब वीडियो नहीं देख रहे, वो सिनेमा हॉल जाएं तो उनको एक टोटलिटी में एक एक्सपीरियंस मिले। और ये हमेशा रहा है। जैसे अगर आप कोई भी मूवी हॉलोकॉस्ट की कर लीजिए, उसके अंदर फैमिली लाइफ भी दिखाई जाती है, उसके अंदर कुछ इमोशनल बॉन्डिंग के मोमेंट्स भी दिखाए जाते हैं, मदर फादर और जो फैमिली के। क्यों दिखाए जाते हैं? किसी को पता नहीं कि ह्यूमन इंटरेस्ट मोमेंट्स क्या थे, वो दिखाए जाते हैं टू कैरी द नैरेटिव फॉरवर्ड। सच्चाई तो है ही है ना हॉलोकॉस्ट, पर वो नैरेटिव में जो पर्सनल मोमेंट्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो स्टोरी को कैरी फॉरवर्ड करें। या मिल्खा सिंह की देख लीजिए, जो मूवी आई थी, वो मैं नाम भूल गया उसकी, फरहान अख्तर की आई थी। उसमें दिखाया था कैसे पहले ओलंपिक्स जाते हैं, कोई ऑस्ट्रेलियन या सम फॉरेनर के साथ वो अफेयर हो जाता है, सेक्सुअल रिलेशंस हो जाते हैं। किसको पता क्या वो एग्जैक्टली हुआ था, नहीं हुआ था। वो एक क्रिएटिव लाइसेंस था दिखाने के लिए कि डिस्ट्रैक्शन हो गई थी और फिर वो वापस फोकस करके करते हैं। तो ये क्रिएटिव लाइसेंसेस हैं। और ऐसे ही बहुत मूवीज के उदाहरण है। कोई भी वॉर मूवी ले लीजिए आप, उसमें ये किया जाता है। बॉर्डर में ले लीजिए, जो पर्सनल लाइफ है वो दिखाई जाती है, किसी को नहीं पता है, वो एस्टैब्लिश्ड क्रिएटिव लाइसेंस है। और मीडिया में तो बहुत ही अजीब क्रिएटिव लाइसेंस होता है। कथुआ में एक गलत काम होता है,
उसके लिए कोर्ट केस करता है, जो दोषी है सजा देता है। पर पूरा एक स्पेशली मूवी इकोसिस्टम क्या करता है, देवी स्थान, याद है आपको फोटोज, आप वो फोटोज देख सकते हैं, पूरा इन मास सबके दिमाग में एक साथ आता है, नहीं, एक इकोसिस्टम पीआर चलता है ना, जहां पे मंदिर के बारे में बोला जाता है, देवी स्थान के बारे में बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्राइम तो किसी भी जगह हो सकता है, स्कूल कॉलेज या किसी भी धर्म के स्थान में हो सकता है, पर उस एक, और वो लेजिटिमेट टेक्निक कही जाती है, लेजिटिमेट टेक्निक कही जाती है, पर यहां पे इसको इलेजिटिमेट डिक्लेयर किया जाता है। एक बात और सुनिए, अगर आप ध्यान से टेक्निकल बात सुनेंगे तो कहती हैं 32,000, वो ये तो नहीं कहती 32,000 सिर्फ भारत से गई हैं, वो ये तो नहीं कहती 32,000 सिर्फ केरला से गई हैं, वो वहां पे एक, और मैं मूवी देख के आया, बहुत स्केरी मूवी है। स्केरी इसलिए क्योंकि इनोसेंट कॉलेज गोइंग बच्चों को भिला फुलसला के, दवाइयां दे के, नशे करवा के, रोमांस करवा के, जो अपने घरों से निकल के आए हैं कॉलेज में पहली बारी, और बहुत बच्चे अलग अलग होते हैं, कई बहुत तेज होते हैं, कई इनोसेंट होते हैं, कई बच्चे बहुत हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं, कई पीयर प्रेशर में इन्फ्लुएंशियल होते हैं, हर तरह का ह्यूमन बीइंग है। तो वो जो ऐसे लोग करते हैं, ये मूवी दिखा रही है, वो टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को और सिचुएशन बना रहे हैं उन लोगों की जो इन्फ्लुएंस के अंदर आ सकते हैं। सब नहीं आते, वनरेबल, और वनरेबल सेक्शंस तो हमेशा रहेंगे, वनरेबिलिटी के ऊपर अटैक होता है, उनको टारगेट किया जाता है, ध्यान से टारगेट किया जाता है। ये पहलू ये मूवी दिखा रही है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, खुद कहते हैं वो कि ग्लोबली कितने लोग गए हैं, ग्लोबली अलग अलग रिपोर्ट साइट करते हैं कि 40,110 कंट्री से एक रिपोर्ट में, और सारी मैं रिपोर्ट्स के नाम नहीं दे रहा हूं, या 41,080 कंट्री से, ये ध्रुव राठी कहते हैं। तो 40 से 42,000 लोग आईसिस गए, 32,000 तो उससे कम फिगर है। उसमें महिलाएं कितनी, पुरुष कितने, वो एक अलग डिस्कशन है, और वो डिस्कशन में भी महिलाएं अच्छी खासी संख्या में हैं। और वैसे तो कम्युनिस्ट डॉक्ट्रिन में एक लाइन होती थी, वन डेथ इज अ ट्रेजेडी, अ मिलियन डेथ्स इज अ स्टैटिस्टिक। मतलब एक डेथ में इमोशनल ट्रेजेडी बनती है, लाखों जाते हैं तो ह्यूमन माइंड इस तरह प्रोसेस करता है कि वो एक स्टैट की तरह करता है। तभी हर स्टोरी ऑफ अ ग्रेट ट्रेजेडी में एक प्रोटैगनिस्ट होता है, चाहे वो होलोकास्ट की स्टोरी हो, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 की हो, वर्ल्ड वॉर 1 की हो, सिविल वॉर की हो, 2, 3, 4 मेन प्रोटैगनिस्ट होते हैं जिनके माध्यम से वो पूरी स्टोरी आगे लेके जाई जाती है, जो भी स्टोरी फैक्ट्स पे आधारित है। चाहे कश्मीर फाइल देख लीजिए, प्रोटैगनिस्ट एक के आसपास चलती है, वही एक प्रोटैगनिस्ट के आसपास चल रही है, और इंटरनेशनल डाटा ही कह रहा है 40 से 42,000 वहां पहुंचे। और ये जब वो 32,000 कहती हैं, वो ये तो नहीं कहती कि भारत से गए हैं। दूसरी, मूवी क्या सिर्फ भारत के लिए बनी है? नहीं, वो ग्लोबल ऑडियंस के लिए बनी है। अब कहा जा रहा है 37 देशों में आज रिलीज हो रही है। ये प्रॉब्लम जो है आईसिस की, क्योंकि वो इंटरनेट यूज करके, डार्क वेब यूज करके ऑल ओवर वर्ल्ड से कर रहे हैं, तो वैसे तो बहुत खुश होते हैं जब भारत सिनेमा की कोई स्टोरी पूरे वर्ल्ड ऑडियंस के लिए बनती है। यहां पे प्रॉब्लम हो जाती है कि वर्ल्ड ऑडियंस के लिए क्यों बनी है। और फिर कहते हैं कि इंडिया से 66 फाइटर्स गए हैं, 180 और 200 के बीच में इंडिया में केसेस हैं, 160 के लगभग अरेस्टेड हैं। 160, 200 ये कम नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं। सुसाइड बॉम्बर एक पूरे देश को हिला सकता है अगर वो सेंसिटिव मिशन कर दे तो। दूसरी बात, बीमारी कैसे फैलती है? ट्रांसमिशन होता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से कोई लीनियर नहीं होता, 27 से 54 भी हो सकता है, 154 भी हो सकता है। बीमारी को सही समय पे आइडेंटिफाई करना चाहिए। और क्रिएटिव जो फ्रीडम की बात करते हैं, वो बेसिक क्रिएटिव फ्रीडम होती है ह्यूमन इंटरेस्ट दिखाने की। इस पे ऑब्जेक्ट करते हैं, अरे इतनी इनोसेंट है, इतनी सिंपैथी जनरेट कर रही है मूवी। आपको पता है इनोसेंट को और जो इन्फ्लुएंसेबल होते हैं उनको ही तो टारगेट किया जाता है। यही स्टोरी है। अब मैं जरा रिव्यू की एक बात बोल दूं, जनता भर भर के इस मूवी को देख रही है।
ये मूवी को रोकने की 1000 कोशिशें करी जा चुकी हैं, पर वर्ड ऑफ माउथ इस मूवी का इतना अच्छा है कि वो आगे से आगे बढ़ी जा रही है। और मैं तो आपको इतना ही कहूंगा कि जो आप मेक बिलीव फ्लफी वर्ल्ड देखते हैं वो मत देखिए, उससे बेटर है एक रियलिस्टिक रियलिज्म सिनेमा जो होता है, ट्रुथ पे आधारित होता है, ट्रुथ से इन्फ्लुएंस्ड होता है, ट्रुथ से प्रेरणा लेते हुए सिनेमा होता है, वो जाइए, क्योंकि वो आपके जीवन में बेटर है। वो स्टोरी सुननी, उस पहलू को देखना, मैं पहलू कह रहा हूं, उस पहलू को देखना ज्यादा जरूरी है। और अगर आप यंगर जनरेशन को लेके जाएं, अवेयरनेस स्प्रेड करें, तो वो और भी जरूरी है। परफॉर्मेंसेस तो ब्रिलियंट है ही हैं, पर ये स्टोरी ही इतनी पावरफुल है। समटाइम्स द स्टोरी इज सो पावरफुल दैट इट डिजर्व्स एन ऑडियंस, इट डिजर्व्स अ वॉच। मेरी तो स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि आप जरूर देखिए। भारत माता की जय।